हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम मौनर्य जगत पढ़ रहे थे और मौनर्य जगत में हम किसका अध्ययन कर रहे थे? जीवाणुओं का। आज हम जीवाणुओं का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, अर्थात हम जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों के बारे में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला लक्षण देखिए इसका कि जीवाणु सरल संरचना वाले एक कोशिकीय आद्य जीव है, अर्थात इनका जो शरीर है ये केवल किससे बना होता है? एक कोश के संरचना से बना होता है, केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं। और इसी कारण जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उनको जीवित कोशिका को खोजने का भी क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। तो जीवाणुओं की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। और आद्य जीव है, आद्य जीव से मतलब जब हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था तो हमने कहा था कि इनको पुरातन जीव भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल से ही क्या है? चले आ रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ये सर्वव्यापी है, अर्थात जल थल वायु जीवित अथवा मृत पादप तथा प्राणियों के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु तो बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी पाए जाते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह ये क्या है? विद्यमान है। चाहे जल की बात करें, चाहे थल की बात करें, चाहे वायु की बात करें। कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ठंडे वातावरण में या बहुत गर्म वातावरण में, जैसे कि मैंने थर्मस एक्वाटिका से एक जीवाणु बताया था आपको, तो ये ऐसे जीवाणु हैं जो कि बहुत ज़्यादा तापक्रम वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इनमें कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन तथा म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है। इनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित थी। इसी कारण ही जब कैरोलस लिनियस ने द्विजगत प्रणाली दी थी तो हमको वहां पर उन्होंने दो जगतों में बांटा था। तो मोनेरा के जो जीवाणु थे उनको कहाँ पर रखा था? पादप जगत में। तो पादप जगत में उन्होंने किसकी उपस्थिति के कारण रखा था? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। तो इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन तथा म्यूरामिक अम्ल की। फोर्थ है इसका कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है, अर्थात इनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित पाई जाती है तथा इनका केंद्र के पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। अब वे जीव जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है उनको हमने क्या कहा था? प्रोकैरियोटिक जीव। तो जो जीवाणु होते हैं इनके केंद्रक के ऊपर भी केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ये कैसे जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव। तो इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सीधे ही कोशिका द्रव्य के सीधे क्या रहता है? संपर्क में रहता है, क्योंकि उसको बांधे रखने वाली संरचना का यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? अभाव पाया जा रहा है। इनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जो स्टोन प्रोटीन रहित तथा इसे केंद्रकाय या जीनोफोर भी कहते हैं। यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ था उसके ऊपर जो केंद्रक था उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली क्या थी? अनुपस्थित थी। और जब केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित थी तो आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए था वो नग्न अवस्था में कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या था? उपस्थित था। तो ऐसे नग्न केंद्रक को हम लोग क्या कह रहे हैं? केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड या फिर इसे क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं। इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्वय जालिका, गोल्जिका, लवक आदि का अभाव पाया जाता है। जितने भी विकसित जो कोशिकांग है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्वय जालिका है, गोल्जिका है या फिर जो लवक है, इन सब का इसके अंदर क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इनमें केवल 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S राइबोसोम्स का अभाव पाया जाता है। अब जो राइबोसोम्स होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो राइबोसोम्स को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? 80S होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है इनके अंदर कौन से राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं? केवल 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम्स का इनके अंदर क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इनमें कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर मीसोसोम्स का निर्माण करती है। इस पर श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, अतः मीसोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश संरचना माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं में ऐसी कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान पाई जाती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जो कोशिका झिल्ली है, अब इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरामिक अम्ल की। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की साइड थोड़ी सी अंतर्वलित हो जाती है और अंतर्वलित होकर के मीसोसोम संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। और इस मीसोसोम्स पर श्वसन से संबंधित एंजाइम उपस्थित होने के कारण इसको किसके समान माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के समान माना जाता है। जीवाणुओं में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब मुख्य डीएनए तो था ही, जैसे हमने क्या कहा था? केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा था।
लेकिन मुख्य डीएनए के अतिरिक्त भी एक और वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और आजकल प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई निम्न श्रेणी का जीव है, उस निम्न लक्षणों वाला जीव है और उसके अंदर उसके लक्षणों को हम क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई ये उच्च लक्षणों युक्त हो जाए, तो प्लाज्मिड जो है ये वाहक का काम करता है, यानी कि किसी भी जीव के, उच्च किस्म वाले जीव के जो गुणधर्म होते हैं उनको, डीएनए के जो खंड होते हैं उनको निम्न श्रेणी के जीवों में डालने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। तो प्लाज्मिड जो है इसका आनुवांशिक पुनर्योजन में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जीवाणु चल तथा अचल दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। चल जीवाणुओं में गमन के लिए कशाप पाए जाते हैं, यानी कि चल भी है और अचल भी। अगर किसी के शरीर में कोई जीवाणु रह रहा है, अब वो कैसा हो गया, अचल हो गया। तो अचल जीवाणुओं में तो कशाप क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो चल जीवाणु है यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, उन जीवाणुओं में गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं। और कशाप एक चाबुक नुमा क्या होती है, संरचना होती है। पोषण के आधार पर जीवाणु स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी तथा सहजीवी प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति में होता है, हरित लवक की उपस्थिति में। तो इनमें हरित लवक तो नहीं होता, लेकिन क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। और इन्हीं क्रोमेटोफोर की उपस्थिति में जो जीवाणु होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, श्रम बनाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव पाया जाता है, यानी कि इनमें जो अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि मुकुलन विधि के द्वारा, खंडन विधि के द्वारा, विखंडन विधि, द्विविखंडन विधि के द्वारा इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। वास्तविक लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें कि आनुवांशिक पुनर्योजन के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया भी क्या होती है, संपन्न होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जीवाणुओं के क्या पढ़े हैं, सामान्य लक्षणों का क्या किया है, अध्ययन किया है।